हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2 स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, मैं हूं विकास विद्रोही और मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आऊंगा। जो क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूं वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिलेबस में पहली बार ये टॉपिक जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके के हैं जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, परीक्षा में किस तरीके से सवाल आएंगे उसी के अनुरूप ये प्रैक्टिस सेट भी रहेगा आपके लिए और आपको इसके जवाब भी देने हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि सवालों के जो क्वेश्चंस रहेंगे या उनकी जो लेवल रहेगा वो किस तरीके से बनेंगे या कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी के क्रम में मैं लगभग बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। और आपके लिए सबसे बड़ी सूचना ये भी रहेगी कि इसी टॉपिक से या इन क्वेश्चनों से सबसे ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, क्योंकि मैंने वो हर टॉपिक को छुआ है जहाँ से सवाल बनने की उम्मीद रहती है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस तारीख को या किस डेट को जो है वो लागू हुआ है। अब आपको ये चीज समझना है कि भाई ये लागू होने की डेट कौन सी थी। ऑप्शन ए दिया है 13 सितंबर 2005, ऑप्शन बी दिया गया है 26 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी दिया गया है 26 अक्टूबर 2006 और ऑप्शन डी दिया है 13 सितंबर 2005। बताइए, कोशिश कीजिए कौन सा इसका सही ऑप्शन रहेगा, ए, बी, सी या डी ऑप्शन। बताइए, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया है देश में? 13 सितंबर को, 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 6 को, 13 सितंबर 2005 को। यहां ये जो दो ऑप्शन आ रखे हैं ए और बी, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसको काट लीजिए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, डी ऑप्शन आपके लिए नया बन गया है, इस ऑप्शन को काट दीजिए और इसकी जगह नया है इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा आपके अनुसार? बताइए। देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है वो है सी। 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू होता है और यदि हालिया स्थिति को देखा जाए तो यह पूरे देश में है, पूरे देश में। अब जब ये पूरे देश में है तो इस तारीख को यदि पूछ ले तो कहां कहां लागू था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी जगह पर यह लागू था। तो ऑप्शन ए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका सही ऑप्शन है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, परिवार के भीतर रहने वाली महिलाओं पर किसी भी प्रकार की यदि हिंसा होती है तो इससे संबंधित कौन सा कानून है? ऑप्शन ए दिया गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बी ऑप्शन दिया गया है कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013, ऑप्शन सी दिया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 और ऑप्शन डी दिया गया है घरेलू हिंसा प्रतिषेध और संरक्षण अधिनियम 2005। आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। बताइए इसका नाम क्या है? ये धारा 1 से संबंधित है इस कानून की, और धारा 1 में जो कहा गया है वो कहा गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और इसका विस्तार। तो बताइए, नाम से ही सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005, ऑप्शन डी है घरेलू हिंसा प्रतिषेध और संरक्षण अधिनियम 2005। सही ऑप्शन क्या होगा, ए, बी, सी या डी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका कानून का जो सही नाम है वो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, और यह कानून कब है? 2005 का। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में
परिभाषित की गई है। अब ये कौन सी धारा में परिभाषित है? धारा 2 सॉरी, ए ऑप्शन दिया है धारा 2, बी दिया है धारा 3, फिर सी दिया है धारा 5 और डी दिया है धारा 6। आपको पहले इसका जवाब देना है, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से यदि इस प्रकार का सवाल आए तो आप इससे याद करके या बता सकते हैं। सभी जो आपके रहेंगे क्या, सभी अधिनियम उनके अंतर्गत इसका सीधा सा जवाब निकल सकता है। ए, बी, सी या डी, बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? धारा 2, धारा 3, धारा 5 या धारा 6, बताइए। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो धारा 2 है। ये इस वजह से है कि देखना, कई बार आपने ये चीज महसूस की है और देखा होगा कि सभी धाराओं में या सभी स्थितियों में ये चीज निकल कर आती है कि जो कानून है और उन कानूनों में जो पहला धारा होती है वो आता है संक्षिप्त नाम से, प्रारंभ से और विस्तार से। लेकिन धारा जो 2 दी गई है उसमें सभी में दिया गया है क्या, उसमें परिभाषाएं दी गई है। अब इसमें परिभाषा है, घरेलू हिंसा की परिभाषा पूछी है तो सीधी सी बात है 2 में आती है। अब देखना है, अब इसमें जो है परिभाषा है, धारा 2 में क्या है, परिभाषा है। फिर धारा 3 की बात करते हैं और धारा 3 में क्या दिया गया है? धारा 3 में है घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा की बात की है। धारा यदि 5 की बात करें तो इसमें क्या है, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कर्तव्य की बात की है धारा 5 में। और धारा 6 में जो बात की गई है वह आश्रय गृह के कर्तव्य की बात की गई है, आश्रय गृह के कर्तव्य। तो ये चीजें निकल कर आती हैं धारा 2। और धारा 2 में किसकी परिभाषा है? इसमें है प्रत्यर्थी की परिभाषा की गई है। प्रत्यर्थी मतलब ये है कि इसमें भी बात की जाए तो धारा 2A और इसमें 2A में क्या है, प्रत्यर्थी मतलब जो पीड़ित रहेगा उसकी परिभाषा दी गई है। इसका सही ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से पढ़ना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये हिंदी भाषा में है, इसको ठीक कर लीजिए, ये है 2005। अगर समझ नहीं पा रहे हो तो लिखा है 2005 में बालक कौन कहलाता है। यहां सवाल में पूछ लिया है बालक की परिभाषा, और मैंने बहुत बार बताया है बालक, अवयस्क और वयस्क की परिभाषा किस आयु तक रहेगी। ध्यान देना है, ऑप्शन ए 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन ए में कहा है। ऑप्शन बी में दिया गया है 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। ऑप्शन सी में दिया है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। इसके अंतर्गत क्या कहा है, दत्तक ग्रहीता हो सकता है, सौतेला, पोष्य बालक हो सकता है। और यहां ऑप्शन डी में दिया है 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। इसके अंतर्गत कोई भी दत्तक ग्रहीता, सौतेला या पोष्य बालक, यह है पै ना होकर यहां पर यह है बालक भी हो सकता है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके अनुसार? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए, कोशिश कीजिए कि किस किस स्थितियों में हम बालक को परिभाषित कर सकते हैं। और परिभाषाएं जो हैं वो हर किसी के धारा में 2 में ही होती हैं, तो 2 धारा होती है परिभाषा से संबंधित। तो यह भी धारा क्या है, धारा 2, और धारा 2 में कौन सी, सभी, और इसी में है ए, बी, सी, और इसमें दी गई है परिभाषाएं। अब ये है परिभाषा से संबंधित। बताइए बालक की क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपको ही बताना है, क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन, ए, बी, सी या डी? पहले तो 3 चीजें आती हैं, आपको ये चीजें भी पता होना चाहिए कि भाई एक तो होता है बालक, दूसरा होता है अवयस्क, और तीसरा होता है वयस्क, जैसा कि कानूनी भाषा के रूप में उपयोग में लिया जाता है।
अब इसका पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब ले लीजिए पहले तो। इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। और इसमें बी में क्या कहा है, बालक की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉरी बालक, हाँ ठीक है। अब इस बालक की क्या है, 16 वर्ष से कम आयु है। अब मैंने कहा है कि 16 वर्ष की यदि बात की जाए तो यहां पर बालक जो रहेगा वो 16 वर्ष से कम आयु का है। यदि अवयस्क की बात की जाए तो 16 से लेकर 18 जो आयु होती है, जिसके बीच की जो आयु है 16, 17 और 18, मतलब इसके बीच की जो आयु है वो क्या कहलाती है, अवयस्क कहलाती है। और वयस्क की जो परिभाषा होती है वह 18 साल से ज्यादा की आयु है। अब समझना, अब बालक जो है वो हो सकता है ग्रहण किया हुआ हो, गोद लिया हो, सोतेला हो सकता है या खुद का हो सकता है। बालक बालक ही रहेगा, वह किसी भी परिस्थिति के रूप में हो सकता है, मान सकते हैं। तो यहां पर जो सवाल है इसका सही ऑप्शन यही है कि वह 16 वर्षीय आयु की कम आयु है, तो वह क्या कहलाएगा, बालक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बीच में। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा किस धारा में है। व्यथित व्यक्ति की बात की गई है। व्यथित का मतलब होता है पीड़ित व्यक्ति। ऑप्शन ए है धारा 2A, बी दिया है धारा 2C, ऑप्शन सी है धारा 2D और ऑप्शन डी दिया है धारा 2E। बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत, और धारा भी इसमें सभी में 2 दे दिया है, तो धारा 2 जो होती है वह किससे संबंधित है, इसी से परिभाषा से संबंधित। लेकिन इसमें उपधाराएं भी जोड़ी हैं ABCDEF। तो बताइए व्यथित व्यक्ति की परिभाषा कौन सी धारा के अंतर्गत आती है। व्यथित का मतलब होता है पीड़ित व्यक्ति, और पीड़ित व्यक्ति जो है जिससे पीड़ित कर दिया गया है घरेलू हिंसा के तहत। तो इसी का ऑप्शन आपको बताना है, आंसर बताना है, फिर इसी क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन की सीरीज जो है अच्छे क्वेश्चन है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान पुलिस का जो पेपर है इस बार अच्छे लेवल का होगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मैं एक बार फिर बता दूं क्वेश्चन की जो संख्या है 150 है, लेकिन जो समय दिया है वो 120 मिनट दिया है। और जब 120 मिनट है तो आपको सवाल बहुत स्पीड से करने पड़ेंगे। सभी पार्ट्स को करना है। पार्ट जो दिए हैं वो 4 पार्ट दिए हैं। सभी पार्ट्स में पास होना जरूरी है। 40% अंक लाना हर पार्ट में जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन होगा जो व्यथित व्यक्ति की परिभाषा है वो धारा 2A में दी गई है। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है धारा 2A। मतलब यह है कि जो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसे परिभाषित किया गया है। अब ये पीड़ित जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है शारीरिक रूप से रहे, मानसिक रूप से रहे, आर्थिक रूप से रहे, भावनात्मक रूप से रहे, या लैंगिक रूप से भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सही ऑप्शन है, जो परिभाषा दी गई है, वो धारा 2A में दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन है धारा 2A। आप लोगों को मेहनत करने की विशेष आवश्यकता है। आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को करना है और यही सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको, पहली बात तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसको समझना है कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, अधिनियम है, एक्ट है, में घरेलू हिंसा के तहत क्या क्या आता है। मतलब यह है कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो हम उसमें क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक दुर्व्यवहार, ऑप्शन बी दिया है लैंगिक दुर्व्यवहार,
ऑप्शन सी दिया गया है मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। ऑप्शन डी दिया गया है शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार। पहले समझना है और उसके बाद देखना है कि घरेलू हिंसा में कौन कौन सी चीजें हम शामिल करते हैं या नियम में शामिल की गई हैं। समझना है, ऑप्शन देना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपके हिसाब से क्या पढ़ा है आपने और क्या इसका सही ऑप्शन होगा? देखिए, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। वीडियो को पॉज करके आप इसको जवाब देने की पहले कोशिश किया कीजिए। मैं एक लाइव सेशन को भी रखूंगा, हो सकता है वो जल्द ही रहे, और उसमें भी आपके सामने एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेज रहेंगी। जिन्होंने परचेज कर रखा है या जो नहीं है वो देखा जाएगा कि मैनेजमेंट टीम के आधार पर किस तरीके से हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन बताइए, ए, बी, सी या डी, क्या रहेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। घरेलू हिंसा में पूछा है क्या क्या शामिल होता है। पहली बात तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी है। अब जो घरेलू हिंसा है, इस घरेलू हिंसा में वह शारीरिक तौर पर भी हो सकता है, लैंगिक तौर पर भी हो सकता है। यहां पर एक कोमा लगा लीजिए और यहां पर एक कोमा रहेगा। शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से किसी महिला के ऊपर ज्यादती की जा सकती है। देखना भाई, शारीरिक रूप से यह है कि उसे पिटाई वगैरह की जा सकती है, दंड दिया जा सकता है या किसी भी तरीके से लात घूंसे वगैरह चलाए जाते हैं। लैंगिक ये है, उसे शरीर के लैंगिक गुणों के या लैंगिक जो अंग है उनके ऊपर कोई ज्यादती की जा सकती है। मौखिक का मतलब है जबान बोलकर मुंह से उसे कुछ गाली गलौज या अपशब्दों से उसे भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाई जा सकती है। भावनात्मक का मतलब यह है कि समाज में नीचा दिखाने की स्थिति, घर में नीचा दिखाने की स्थिति, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया। और आर्थिक का मतलब यह है कि जब उसे खर्चे की आवश्यकता हो तो पैसा ना दिया जाए, बच्चे की पढ़ाई हो, घर का खर्चा हो, राशन हो, कोई उसके चीजें हो या आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए मना कर दिया गया हो। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये सभी होती हैं किसमें? लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना है। दिया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में जब कोई घरेलू हिंसा का परिवाद या रिपोर्ट पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या सेवा प्रदाता को मिलता है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है या क्या कर्तव्य होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता की। ऑप्शन बी दिया गया है संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता की। ऑप्शन सी दिया गया है कि सेवा या विधिक प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निशुल्क विधिक सेवा के अधिकार प्राप्त करने की। या ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, बी और सी, मतलब तीनों ही। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इसका सही जवाब निकाल कर लाना है। बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ए, बी, सी या डी। मैं हट जाता हूं आपको जैसे पूरा दिखाई दे सके क्वेश्चन। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, अच्छे सवाल रहेंगे। मैं ये फिर गारंटी देता हूं आपको कि इसी पार्ट से या इन्हीं क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में पहला ऑप्शन देखते हैं, सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता, मतलब ये शामिल रहेगा, साफ सी बात है। बी को देखते हैं, बी में है संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता, मतलब संरक्षण अधिकारी की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब दोनों तो ठीक है। फिर है विधिक सेवा, मतलब कानूनी तरीके से सेवा अधिनियम प्राधिकरण जो है 1987, इसके तहत फ्री में विधिक सेवा कानूनी सहायता भी मिलेगी, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन को क्या है, डी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ना है ध्यान से।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है। ध्यान देना है, पूछा गया है क्या कर्तव्य नहीं है। अब ये कर्तव्य की बात आती है तो ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए को पढ़ना है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 ए के अधीन परिवाद दाखिल करने संबंधी बताना। ऑप्शन बी को पढ़ना है, ऑप्शन बी में दिया है संरक्षण आदेश अभिरक्षा आदेश के रूप में अनुतोष के संबंध में बताना। ऑप्शन सी जो दिया गया है वो है संरक्षण अधिकारी से लिखित परिवाद करके उससे अनुतोष प्राप्त करना। और ऑप्शन डी जो दिया गया है वह दिया है निवास आदेश आर्थिक राहत आदेश के रूप में अनुतोष प्राप्त करना। अब आपके अनुरूप जो पढ़ा है वो इसके अंतर्गत कर्तव्य के रूप में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए है परिवाद दाखिल कर सकता है 498 धारा के तहत, अभिरक्षा के रूप में अनुतोष के संबंध में बता सकता है, संरक्षण अधिकारी जो है वो अनुतोष प्राप्त करना हो तो क्या रहेगा, या निवास आदेश आर्थिक राहत आर्थिक रूप में अनुतोष प्राप्त करना। देखिए क्या उसका कर्तव्य नहीं रहेगा। पहले ध्यान देना है, आराम से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं समझ में आए एक बार फिर से पढ़ना है, क्योंकि कानूनी भाषा है और कानूनी भाषा में आपसे ऐसे ही शब्द पूछे जाएंगे। जब इन्हीं शब्दों का उपयोग लिया जाएगा तो मैं इसी प्रकार के शब्दों का आपसे भी उपयोग ले रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। मेरी उम्मीद यही है, बताने का भी केवल उद्देश्य यही है कि आप पहले से इन शब्दों से फेमिलियर हो जाइए और फेमिलियर होने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या पेपर में नहीं आए। इसी कारण से इन शब्दों का उपयोग आपके बीच में किया गया है। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी विज्ञप्ति को लेकर कोई समस्या है या कोई जानकारी इस पेपर से संबंधित लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। आप किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन बताइए, क्या है इसका सही ऑप्शन। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एक ऑप्शन जो ए है वो देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के अधीन परिवाद दाखिल करने संबंधी बताना। मतलब ये तो सही है, ये तो कर्तव्य के अंतर्गत आता है। फिर बी देखते हैं, संरक्षण आदेश अभिरक्षा आदेश के रूप में अनुतोष के संबंध में बताना। ये भी ठीक है, यह भी हमने पढ़ा है कि अनुतोष के बारे में बताया जाता है संरक्षण अधिकारी के द्वारा। ऑप्शन सी है कि संरक्षण अधिकारी से लिखित में परिवाद करके उससे अनुतोष प्राप्त करना। ये जो है ये हमने नहीं पढ़ा है, मतलब ये उसके कर्तव्य के बीच में नहीं आता है। एक बार फिर आगे देखते हैं। आगे दिया है डी में दिया है निवास आदेश आर्थिक राहत आदेश के रूप में अनुतोष प्राप्त करना। हाँ भाई, उसे निवास की भी जरूरत पड़ेगी, आर्थिक सहायता की भी जरूरत पड़ेगी तो उसकी मांग की जा सकती है, तो ये भी है। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका मतलब यह है कि सही जो इसके अनुरूप जो मांगा गया है उत्तर वो क्या निकलेगा, सी ऑप्शन रहेगा, जो कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा मैंने नीचे किया है और नीचे इसी वजह से किया है कि यह आपसे कुछ मैं इस चीज में साझा कर सकूं। पहले इसी को देखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण का आदेश की पालना न करने पर कितना दंड का प्रावधान है। पहले तो देखना है ऑप्शन ए। ऑप्शन में ए में दिया है 1 वर्ष का कारावास और साथ में ओब्लिक लगा दिया है 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। ऑप्शन बी में दिया है 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपए या दोनों। ऑप्शन सी में दिया है 1 वर्ष का कारावास 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों। और ऑप्शन डी में दिया गया है 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना
अथवा दोनों। ध्यान देना है चीजों को, ध्यान इसी प्रकार से देना है कि आपको यहां ऑप्शन में क्या दिया है, या है, और है, या दोनों है। ऑप्शन नो का सही आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा सही ऑप्शन? 1 वर्ष का कारावास, या 20,000 रुपए जुर्माना, या दोनों। 10,000 रुपए जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास, 20,000 का जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास, या इसी तरीके से कोई भी ऑप्शन है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। कितना दंड का प्रावधान है घरेलू हिंसा के महिलाओं के संरक्षण में? प्रत्यर्थी को क्या देना है, ए, बी, सी या डी? इसमें सही जो ऑप्शन है वो है बी, 1 वर्ष का कारावास और साथ में 20,000 रुपए का जुर्माना। अब ये साथ से मतलब ये है कि भाई ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वह एक ही चीज दे, वो दोनों भी दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि या तो 1 वर्ष का कारावास मिल सकता है, या 20,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों स्थितियों में पूछा जा सकता है। तो यही क्या है आपका इसमें सही ऑप्शन जो है वो है बी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने नोट लगाकर लिखा है, अब उसको देखते हैं कि इसमें क्या शामिल किया गया है। नोट में दिया है धारा 31, और धारा 31 में क्या कहा था? प्रत्यर्थी के द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर दंड का प्रावधान है, सजा है, या उसकी सख्ती जो है। किसी मान लीजिए किसी प्रत्यर्थी को न्यायालय के द्वारा क्या दिया गया है, दंड दिया गया है। अब वो आदेश जो है वो नहीं मानता है, उसको भंग कर देता है। तो भंग करने की स्थिति में भी तो दंड का प्रावधान है। और दूसरा आदेश क्या है धारा 33 में? धारा 33 में क्या कहा है? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य की पालना यदि नहीं की करने पर, यदि पालन नहीं करता है तो दंड का प्रावधान है। और उसमें दंड का प्रावधान क्या दिया है? 1 वर्ष का कारावास और साथ में 20,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है। धारा 31 में भी दंड का प्रावधान है और धारा 33 में भी दंड का प्रावधान है। अब यहां जो दिया गया है वो संरक्षण आदेश की पालना नहीं की गई है। अब संरक्षण आदेश की पालना कौन सी धारा में है? धारा 33 के अंतर्गत है। और धारा 33 के अंतर्गत जो है वो सजा का प्रावधान क्या है? 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों लगाए जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसे आप, मेरे आशा है कि आपको समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, क्या सवाल आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 10 में मैं थोड़ा सा चेंजेस आपके लिए कर देता हूं। पहले इसे मैं ठीक करूंगा और उसके बाद हम आगे की चर्चा इसमें करेंगे। यह क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें हटा देता हूं, फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके बीच में है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में घरेलू घटना रिपोर्ट किस धारा में परिभाषित है? धारा 2A में, धारा 2C में, धारा 2E में और धारा 2B में। आप बताइए कि इसमें जो धाराएं हैं उन धाराओं के तहत वह किसमें परिभाषित किया गया है। धारा 10 है और धारा 10 में कौन कौन सी चीजें निकल कर आती हैं, या कौन कौन से सवाल जो है वो आपसे पूछने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है बताइए। परिभाषा पूछी है और परिभाषा 2A, 2B, 2C, 2D किस में है, या 2E में? ऑप्शन A, B, C या D, कौन सा आपके हिसाब से सही है? मैं हट जाता हूं, आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई देगा। चलिए पहले तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, या ऑप्शन के हिसाब से पहले देख लेते हैं धारा 2A में क्या दिया गया है। धारा 2A जो है इसमें कहा गया है व्यथित व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित व्यक्ति है। फिर उसके बाद आता है धारा 2C मतलब बी ऑप्शन, और इस बी ऑप्शन में क्या आता है?
इसमें आता है प्रतिकर। फिर धारा 2E जो है, इस धारा 2E में किसको परिभाषित किया है? घरेलू घटना रिपोर्ट को। घरेलू घटना रिपोर्ट को परिभाषित किया है। और उसके बाद धारा 2B जो दिया है, इसमें किसको परिभाषित किया गया है? तो इसमें परिभाषित किया गया है बालक को। अब समझना है, अब आपके सामने सारी चीजें निकल कर आ गई। ऑप्शन पूछा है और ऑप्शन सीधे सी बात है कि कौन से में क्या दिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन नंबर 10 में आप बता सकते हो कि पूछा क्या है? घरेलू घटना रिपोर्ट। और घरेलू घटना रिपोर्ट कौन से में आ रही है? इसमें आ रही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो गया? अब इसके हिसाब से सी हो गया। मतलब घरेलू घटना रिपोर्ट की जो परिभाषा दी गई है वो किस में दी गई है? वो धारा 2E के अंतर्गत दी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच में है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू घटना रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? किसके द्वारा पेश की जाती है? ऑप्शन ए है प्रत्यर्थी के द्वारा, ऑप्शन बी है व्यथित व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन सी है व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के परिवार की पारित पर अधिकारी के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया गया है सेवा प्रदाता के द्वारा। यहां प्रदाता रहेगा, इसे काटकर प्रदाता कर लीजिए, प्रदाता द्वारा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ए बी सी। व्यथित व्यक्ति का मतलब है पीड़ित व्यक्ति, और इसका मतलब है प्रत्यर्थी का मतलब जो पीड़ित करता है, पीड़ित करने वाला। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पीड़ित करने वाला व्यक्ति इसकी रिपोर्ट पेश करेगा, पीड़ित व्यक्ति करेगा, पीड़ित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के परिवार को पारित करने वाला अधिकारी करेगा, या सेवा प्रदाता करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच में है और इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। कोशिश कीजिए कौन सा इसका सही ऑप्शन रहेगा, ए, बी, सी या डी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है, पहली बात तो पीड़ित व्यक्ति करेगा, व्यथित व्यक्ति से कोई मतलब है ही नहीं, सेवा प्रदाता से भी कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो बी आएगा या सी आएगा। अब देखना सी पढ़ो, व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के परिवार की पारित पर अधिकारी द्वारा, मतलब यह है कि रिपोर्ट कौन पेश करेगा? ऑफिसर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन रहेगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो सी रहेगा। व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के परिवार की पारित पर, परिवार के पारित पर अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो इसका 11 का रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ने, दहेज लेन देन और मांगने के संबंध में भारत में कौन सा कानून या अधिनियम प्रचलित है? हाल फिलहाल में दहेज से संबंधित कौन सा कानून है उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए दिया गया है दहेज प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 1961। ऑप्शन बी पूछा है, दिया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। फिर दिया है ऑप्शन सी दहेज अधिनियम 1960। ऑप्शन डी दिया है दहेज प्रतिषेध रोकथाम और निवारण अधिनियम 1960। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। आपके अनुसार आपने दहेज कानून पढ़ा है, उस कानून के तहत यह कब तो पारित हुआ है, कौन सा सन में यह बना है और इसे क्या नाम दिया गया है? कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी आपके साथ में और आप कोई भी टिक मार सकते हैं, कोई भी काला गोला काला कर सकते हैं। गलत कर दिया तो जिंदगी काली और सही कर दिया तो जिंदगी रंगीन। वर्दी आ जाएगी और वर्दी आ जाएगी तो आपके सितारे लग जाएंगे जीवन में। वर्दी पे लगेंगे, इस जीवन में भी लगेंगे, साफ सी बात है। मेहनत तो जरूरी है, मेहनत के बिना फल भी नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठे हो
नहीं, काम नहीं चलेगा। या कोई आपको बहलाए फुसलाए, आपसे ऐंठने की, पैसे ऐंठने की कोशिश करे, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मेहनत करनी है। जालसाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या रहेगा। अब जो दहेज अधिनियम हमने पढ़ाया है उसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। पहली बात तो ऑप्शन 20 का सही है। यह कानून जो बना है ये बना है 1961 में। दहेज क्या है? यदि किसी भी वस्तु की मांग कर ली जाए तो वह जो मांग रहेगी वह किसकी श्रेणी में आती है? दहेज की श्रेणी में आती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। और कानून का क्या नाम है जो प्रचलन में है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यह चीज निकल कर आती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है बी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यह कानून कब बना? 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखना, उसी का तो नाम आ गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सीधी सी बात है, नाम ही निकल कर आ गया। में दहेज की परिभाषा कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 3, धारा 4, धारा 1, धारा 2। पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से परिभाषाओं को खोज सकते हो। परिभाषा से संबंधित यदि सवाल आता है तो वह सवाल किस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं, पहले बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दहेज की परिभाषा मांगी है कि दहेज जो है वो क्या है। धारा 3 में है, धारा 4 में है, धारा 1 में है, धारा 2 में है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? धारा कौन सी? 2। धारा कोई भी एक्ट रहे, कोई भी अधिनियम जो है, उस अधिनियम में यदि बात की जाए परिभाषा से तो उसमें जो परिभाषाएं आती हैं वो परिभाषाएं किस में आती हैं? वो आती हैं धारा 2 के अंतर्गत। अब 2 के अंतर्गत 2A, 2B, 2C, 2D से जोड़कर अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं। लेकिन यहां आपसे केवल धारा पूछी है तो परिभाषाएं किस में आती हैं? 2 में आती है। और ये इसका सही ऑप्शन पहली बात तो डी रहेगा। अब ये जो है पहली जो धारा होती है उसमें आते हैं संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। और धारा 2 जो है उसमें फिक्स है, क्या आता है? परिभाषा। तो यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसका सही ऑप्शन है धारा 2। ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप बिना दिमाग लगाए भी ऑप्शन दे सकते हैं, धारा 2 को टिक या सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार कहां तक है? का विस्तार क्षेत्र पूछा है कि मतलब यह भारत में कहां कहां फैला है या कौन कौन सी जगह पर है। ऑप्शन ए देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन बी है संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन सी है जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। और ऑप्शन डी दिया है असम, त्रिपुरा, मेघालय को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। बताइए, आपने पढ़ा है, कौन सा इसका ऑप्शन सही रहेगा, कहां तक इसका लागू है? ये जो है ये 1961 है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। पहले इसका ऑप्शन दीजिए, फिर मैं आपको कुछ इसमें अंदर बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा क्या है, क्या ऑप्शन रहेगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहां तक है इसका विस्तार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो है संपूर्ण भारत। मान लीजिए इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए और घुमाने के बाद पूछे कि आज के या उस समय के परिप्रेक्ष्य में जब यह कानून लागू हुआ था 1961 में, तब यह कहां लागू था, तब उस स्थिति में जो ऑप्शन बनेगा वो पहला बनेगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्योंकि यह एक्ट जो लागू हुआ है वह हुआ है जम्मू कश्मीर में 2019 से। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और उसके बाद यह अभिन्न अंग भी हो गया है।
तो वो सारे के सारे कानून 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए हैं। ये कब हुआ है? अक्टूबर 2019 से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 14 नंबर का बी ऑप्शन संपूर्ण भारत पर है। और यदि उस समय के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो फिर ऑप्शन ए बन जाता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कंफ्यूजन की स्थिति आपके सामने बनेगी क्योंकि जो डेट उठाई है बहुत ही करीब से डेट को उठाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ है? यह धारा एक ध्यान रहनी चाहिए इसकी, और एक में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार, उससे संबंधित सवाल है। अब देखते हैं। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1962, ऑप्शन बी है 1 जून 1961, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1961 और ऑप्शन डी है 1 सितंबर 1961। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्योंकि यह बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल किसी भी धारा को लेकर आपसे पूछा जाएगा। यह चीज आप तय मान लीजिए, या मैं ये कह दूं आपसे कि ऐसा सवाल पूछा ही जाएगा, तो ये तो सवाल आपको आना ही चाहिए। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी सही है या ऑप्शन डी सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा? ए, बी, सी या डी? कब लागू हुआ है दहेज प्रतिषेध अधिनियम? किस तारीख को? तारीख पूछ ली है, मंजूरी नहीं, लागू होने की तारीख। और लागू कहां? पूरे देश में। तो बताइए किस तारीख को यह लागू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो है 1 जुलाई 1961। मतलब यह 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है? सी। इस तारीख को यह कहां पर लागू होता है? पूरे भारत में या भारत प्रदेश में। अब भारत में भी कहां पर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आज के परिप्रेक्ष्य में तो क्या है, जम्मू कश्मीर भी लागू है, लेकिन उस समय पर कहां लागू था? ये भारत में लागू था। लागू होने की तारीख क्या है? 1 जुलाई 1961 और जम्मू कश्मीर में लागू होने की तारीख अक्टूबर 2019। तो ये चीज ध्यान रखना है। और ये भी कब है? 31 अक्टूबर। ठीक है, तो ये चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने सारे क्वेश्चन किए हैं। अच्छे बेहतरीन सवाल हैं। इससे आगे की सवालों की श्रृंखला भी है, वो भी बनेंगे, वो भी आपसे करवाए जाएंगे। आपको इन सवालों को बेहतरीन तरीके से करना है। ये सवाल आपको नोट डाउन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं। पीडीएफ में आप ज़्यादा कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। फ़ोन में है, फ़ोन में रखी रहेगी। इधर उधर किसी ग्रुप में भेज दोगे, कहोगे ये पढ़ लेना, आप खुद नहीं पढ़ेंगे लेकिन किसी दूसरे को पढ़ने के लिए भेज देंगे, उसके लिए उपकार करेंगे, भाई तू पढ़ लग, मुझे ज़रूरत नहीं है राजस्थान पुलिस की। तो ये मानना है, तय करना है। सुबह का टाइम, शाम का टाइम, जब भी आपको फिक्स रहे उस समय पर डेली क्लास करनी है। और क्लास के साथ साथ आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहें, उसे पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, समझते रहें। पहले कानून अधिनियम पढ़ने हैं और अधिनियम के बाद उनसे संबंधित सवालों को करते हुए देखना है। फिर मैं कह दूं आपसे कि जितने सवाल मैं आपसे कराऊंगा उनमें से मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम की जो पेपर रहेगा उसमें छपे हुए मिलेंगे। वही सवाल रहेंगे, केवल और केवल जो रहेगा वो पेपर चेंज होगा। ये यहाँ पर बोर्ड पर है, वो बाकी वहाँ पेपर पे रहेगा। आप जवाब देंगे, आपको जवाब देना भी रहेगा। आप अभी भी जवाब देंगे और आप उस समय पर भी जवाब देंगे। तो यह तय मानिए, आपको ये करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप लोग साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। B2 स्टडीज़ को अपने दोस्तों के बारे में बताइए। सभी फैकल्टीज़ बेहतरीन फैकल्टी हैं, उनको बेहतरीन अनुभव है और वो सवाल आपसे करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।